बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह, मैं हूं अरसला ताहिर। सब देखने सुनने वालों को खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, दुआएं, नेक तमन्नाएं और तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात। दिन आपके लिए आसान हो और आपका और मेरा शुमार अल्लाह ताला उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। सबसे पहले मुबारकबाद देंगे उन तमाम खुश नसीबों को जिनकी आज सालगिरह है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये साल आपके लिए सबसे बेहतरीन साल करे और आपकी मांगी हुई तमाम ख्वाहिशात जो आपके हक में रहते हुए पूरी भी करे। आमीन सो आमीन। अच्छा, आज की मोटिवेशनल बात जो है बहुत मजे की है और ये मोटिवेशनल क्यों लगी मुझे, कल जब मैंने किस्सा सुना तो मुझे लगा ये कुछ मोटिवेशनल बात है। मेरी एक दोस्त सर्कल में डर भी लग रहा है बताते हुए, अल्लाह ना करे कि वो सुन रहे हो, लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छा हमारे दोस्तों का ग्रुप है। कल वो दोनों जो है बड़े मजे से बातें कर रहे थे। बातें करते करते कहने लगे कि कपल है, कहने लगे अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत रखे हम में कि लोग हमें देख के जल मर जाए। मैं वहीं रुक गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपकी कैसी मोहब्बत है कि जिस मोहब्बत में आप तो एक दूसरे से तो मोहब्बत करें लेकिन दुनिया उसको देख के जल मर जाए। मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा तुम हर बात को इतना मुश्किल क्यों बना देती हो, पर मुझे ये लगी मुश्किल। मुझे ऐसा लगा ये सोचने वाली बात है। जब आपके पास मोहब्बत है, आपके पास प्यार है, अल्लाह ताला ने ये पॉजिटिविटी, ये ताकत आपको दी हुई है, तो फिर उसके साथ साथ इतनी नफरत और इतनी नेगेटिविटी कैसी है कि आप आपस में तो मोहब्बत कर रहे हैं लेकिन दुनिया के लिए आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग हमसे जल जाएं, मर जाएं, भुन जाएं। मैंने कहा ये तो बात मुझे समझ में नहीं आई। इसका मतलब है कि ये मोहब्बत जो है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी की भी फिर ज्यादा टाइम चलती नहीं है, क्योंकि आपके अंदर दो चीजें जो है साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ नफरत। मोहब्बत, मुझे ऐसा लगता है प्यार ये एक ऐसा जज्बा है, तभी ज्यादा अच्छा चल सकता है जब अगर आपके अंदर मोहब्बत है, प्यार है और वो सबके लिए है। सामने फिर जो भी रिश्ता है जाहिर है उस हिसाब से वो आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, वो आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, और वो राह चलता है इंसान, कोई फकीर और कोई बच्चा और कोई जानवर भी हो सकता है। तो अगर आपके अंदर मोहब्बत भरी हुई होगी तो वही आप चीज बांटेंगे जो आपके अंदर होगी। अगर आपके अंदर दोनों चीजें भरी हैं तो कहीं आप अपना गन जो है नेगेटिविटी फेंकते हुए जाएंगे और कहीं मोहब्बत, और ये दो चीजें एक साथ चल नहीं सकती। लगता जरूर है आपको कि चल सकती, नहीं चलती। नेगेटिविटी में ऐसी पावर है गंदी कि वो जो है वो जल्दी से अच्छी चीजों को खा जाती है, या हमारे अंदर ऐसा हो गया है कि हमें नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है, जल्दी से हम उसको कैच करते हैं। तो अगर मोहब्बत है तो सबके लिए है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के रिश्तों में मोहब्बत मौजूद रहे, हमेशा रहे, तो अपने अंदर ये पॉजिटिविटी, ये मोहब्बत सबके लिए बना के रखें कि आपको हर रिश्ते को उसके हिसाब से लेके चले, ताकि आपकी मोहब्बत जो है वो सारी जिंदगी चले। ये मेरा मैसेज तमाम दोस्तों के लिए, स्पेशली मेरे जो दोस्त हैं उनके लिए भी है कि पता है क्या होता है, आपस में इतनी मोहब्बत होती है और आपके अंदर ये होता है कि हम उसको जलाएंगे, उसको तपाएंगे, और फिर आपके जो करीबी रिश्ते होते हैं, मैं स्पेशली बात कर रही हूँ इन लॉज की, ये वो लड़की वाले हो या वो लड़के वाले हो, फिर उनको कहीं ना कहीं अगर लगता है कि कुछ डिसबैलेंस हो रहा है तो वो डिसबैलेंस होने की वजह से आप लोगों की ना चाहते हुए भी नापसंदीदगी में शुमार हो जाते हैं। कहीं नजर लग जाती है, कहीं गुस्सा आ जाता है, कहीं किसी का दिल दुख जाता है, और जब किसी का दिल दुख जाता है तो फिर अल्लाह ताला का इंसाफ सबसे बेहतरीन इंसाफ है। पता नहीं वो क्या चीज होती है, कैसे कोई चीज आपसे मिस हो जाती है। तो खैर, ये था जी आज का हमारा मोटिवेशनल मैसेज कि मोहब्बत करें, प्यार करें, और प्यार और मोहब्बत का जज्बा ऐसा है कि सबके लिए बराबर रखें, और नाराजगी है तो वो भी सबके लिए बराबर रखें। ये नेगेटिविटी अपने अंदर ना रखें। अब बात कर रही थी, मैंने भी बीच में कहा कि डिसबैलेंस लाइफ स्टाइल भी अगर डिसबैलेंस हो जाए तो भी आपके सेहत के मामलात बहुत खराब हो जाते हैं। क्या खाना है, किस वक्त खाना है, कितना खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सबको पता होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद जिंदगी गुजारें। वैसे भी अगर आपको हर चीज अच्छी चाहिए तो सबसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वो आपकी सेहत ही है। कहते हैं ना जी, सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो अब ऐसा हो चुका है, स्पेशली हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि हमारे सेहत के मामलात बहुत खराब हो गए। वो बीमारियां जो हम मंसूब किया करते थे कि बुजुर्गों में होती हैं, एक सर्टेन एज आती है, उसके बाद हम सुनते हैं, मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि जी हाँ अब बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको ब्लड प्रेशर भी होगा, इनको डायबिटीज भी होगी। हम बड़े मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, होना नहीं चाहिए। अगर आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है और आपने हर चीजों को अच्छे से लेके चल रहे हैं, सेहत को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो फिर ये बीमारियां एक्सेप्ट करने वाली चीज नहीं है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं। तो तैयारी रखिए अपनी। आज का दिन है जी डायबिटीज पर, इसका डे मनाया जा रहा है। उसी हवाले से मेहमाना ने गिरामी ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत देर से मुझे सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कब हमारी तरफ आएंगे, हम जल्दी से मुड़ जाते हैं। और डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर कहते हैं कि मेरा जो है ना पूरा इंट्रो नहीं दिया जाता। डॉक्टर साहब, आप एक हकीम शाहनज़ीर, 2-3 मेहमान हमारे ऐसे हैं कि मुझसे ज्यादा लोगों को याद हो गया। मैं अक्सर कहती थी मुझे कोई नहीं कांटेक्ट करता, लेकिन अब 2-3 लोगों के लिए लोगों के मैसेज आते हैं, वो डॉक्टर आए नहीं और हकीम साहब नहीं आए, डॉक्टर इब्राहिम नहीं है, तो मुझसे ज्यादा लोगों को माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी पहचान हो गई। शुक्रिया आप लोगों की टीम का और मेट्रो की पूरी टीम, और स्पेशली आप लोग आपका के इतना जो आप बोलती हैं ना तो ऑफ कोर्स लोग सुनते हैं। हाँ। और एंकर की वजह से लोग उस चैनल पे जरूर जाते हैं।
बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स आपकी एंटरटेनमेंट है, आपकी बातें करने का स्टाइल है, जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही होती है। ठीक है, मैंने कहा आपको बता दूं, देखिए आप लोगों और शुक्रिया आपने बर्थडे विश भी किया। आपका भी बर्थडे 365 डेज होता है। ये अच्छा वाला वर्ड है। जबरदस्त। हाँ, अच्छी बात है। हर दिन आप समझे आज ही मैं पैदा हुई हूँ या पैदा हूँ, तो बड़ा खुशी, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे। जबरदस्त। अच्छा जी, दूसरी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर शबाना नाज, हेल्थ एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। आपको तो मैंने गलती नहीं की इंट्रो में? नहीं वो थोड़ा सा एक्चुअली सारे लोग जानते हैं, अक्सर मेरे तो आते रहते हैं हेल्थ अवेयरनेस सेशन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने हैप्पी बर्थडे का डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन आज जो 14 नवंबर है, एक्चुअली ये ट्रिब्यूट दिया जाता है जो डायबिटिक जिन्होंने फिजिशियन ने काम किया था, सर फेडरिक बेंटिंग ने, उनका जो है वो आज डेट ऑफ बर्थ है, उनकी भी आज हैप्पी बर्थडे, इसीलिए आज ये डे मनाया जाता है। वाह वाह, जबरदस्त। ये तो आला हो गई बात, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नसरुल्लाह राना, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम करेंगे आपको। जी बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो ये है कि आप लोग इतने प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग उनकी भी बात करेंगे जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, और उनमें के बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त डायबिटीज़ में का शिकार हैं, और हम लोग उनको तो बहुत ज़्यादा याद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टाइप 1 टाइप 2 का हम जिक्र करते चले जाएंगे। डॉक्टर इब्राहिम भी हमारे साथ बैठे हैं, तो बात यह है कि ओल्ड एज की बात हम करेंगे, क्योंकि पीडियाट्रिशियन भी हमारे साथ मौजूद है। बच्चों की आप बात कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्योंकि सिलसिला ऐसा है कि क्योंकि हाँ, ये हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए सारे बूढ़े लोग स्पेशली जो इस वक्त लो स्ट्रीम में है, हमने उनको इनकरेज करना है, थोड़ा सा उनकी स्ट्रीम बेहतर करनी है, थोड़े सी लाइफस्टाइल उनका बेहतर करना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम लोग इख्तियार कर चुके हैं, इसलिए जिसमें हमारे खाने भी हैं, वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो उसको हमने बेहतर करने की कोशिश करनी है। आप प्रोग्राम देखिएगा। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमें इन्वाइट किया। चलिए, ठीक हो गया। डॉक्टर इब्राहिम, आपसे ही शुरुआत करते हैं। पहले जो बच्चे बॉर्न ही में, हम शायद पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, इस बीमारी के साथ हैं, पहले तो उनके रीजंस पे जाते हैं, फिर उनको ट्रीट करें, क्योंकि आज दिन है डायबिटीज़ का, तो ऑब्वियसली तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उस पर ज़रा आ जाए, तफसील से हमें बताइए। पहले तो डायबिटिक मदर जो होगी उससे आता है डायबिटिक, हाइपो डायबिटिक शुगर के साथ, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ बच्चा पैदा होता है। फर्स्ट तो माँ होगी डायबिटिक, गैस्टेशनल एज में डायबिटीज हो गई उसको, ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बेबी को हो रहे हैं, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर को होंगे। एक तो मैक्रोसोमिया पैदा होगा, बड़ा बच्चा पैदा होगा। सबसे जो खतरनाक बच्चा पैदा हो, ये जो प्रॉब्लम होगी ना, वो होगी सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ बच्चा पैदा होगा, जिसमें वाइट लंग्स होता है। कैल्शियम चैनल में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा, विटामिन डी में कहीं ब्लॉकेज होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम में सबसे बड़ा बच्चा पैदा होगा, मतलब 3.5 से ऊपर बच्चा, या 4 किलो, 4.25 किलो, 4.5 किलो। हम जब ऐसे बच्चा पैदा होता है तो फौरन निगाह करते हैं कि माँ को गेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं थी। कई दफ़ा वो डायबिटीज शुरू से चली आ रही होती है माँ को, या फिर गेस्टेशनल एज में ही शुरू होती है और आगे जाके वो डायबिटीज का शिकार हो जाती है माएँ। तो अगर माएँ कहीं ना कहीं वो डायबिटीज का ध्यान अपनी गेस्टेशनल एज में रखें तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसलिए कि बच्चा तो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ पैदा हुआ। अब इसी में न्यूनेटोलॉजी में जो बच्चा पैदा हुआ, अगर फर्ज करें कि एक आम हॉस्पिटल में पैदा हुआ जहां पे इसकी नॉलेज नहीं है कि इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर के बच्चे को मैनेज कैसे करते हैं, तो एक तो वो एडमिट हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता, प्लस साथ में इसकी शुगर लेवल 72 आवर्स तक चेक करते रहना है, क्योंकि माँ के जो लेवल्स है ना, माँ अगर डायबिटीज थी तो उसका इंसुलिन लेवल क्या हुआ, इंसुलिन निकल रहा है उसको। अब वो बच्चे के अंदर इंसुलिन क्या करेगा, जाके शुगर को कम कर देगा बिल्कुल, ठीक है। पैनक्रियास को क्या करेगा, छोटा कर देगा। अब पैनक्रियास को बढ़ने में 72 आवर्स लगेंगे, तो हाइपोग्लाइसीमिया से नॉर्मल शुगर लेवल लाने में इस पे टाइम लगेगा। सही। फिर माँ का ध्यान रखना है। फिर कुछ बच्चे सडनली, बहुत अफसोस की बात है कि सडनली हमारे पास आते हैं वेट लॉस के साथ, या फिर सडनली आते हैं इंटेंसिव केयर में मिलते हैं हमें, या ईआर में मिलते हैं। और सलाह आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में कितने दफ़ा, या दुनिया में हो सकता है मुझे नहीं पता, बट पाकिस्तान में मैंने कितने दफ़ा ये देखा है, ये मिसमैनेज हुए बच्चे, क्योंकि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के साथ बच्चा आएगा तो कई दफ़ा बच्चा बहुत हपकपा रहा होता है, और समटाइम्स लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ ईआर मैनेजमेंट में डायरेक्टली शुगर चेक
कई दफा नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, नेबुलाइज पे लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, सारी चीजें लगा देंगे, लेकिन तब भी बच्चा ठीक नहीं होगा। कई दफा इसमें स्टेरॉइड्स भी लगा देते हैं और शुगर ऊपर चली जाती है। सही। तो इसका ध्यान रखने के लिए हमेशा हम ER मैनेजमेंट को ये सिखाते हैं कि अगर ये बच्चा कहीं क्रैश होकर आया है या कहीं भी कोई हिस्ट्री में माँ बाप के पास कि बच्चा वीक हो रहा है, इसको भूख ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि या वेट लॉस हो रहा है, सबसे खतरनाक चीज़ वेट लॉस है। ठीक है। तो आपको फौरन दिमाग में रखना है कि कहीं इसको कोई ऐसी बीमारी, हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं हो रहा, डायरिया के साथ है तो, पेशाब ज़्यादा आ रही है तो शुगर लेवल सही है कि नहीं है, इसमें वेट बहुत जल्दी लॉस होता है, या दूसरी बहुत सारी बीमारियाँ। अब उसी में ही आपको ये इंपॉर्टेंटली फौरन पकड़ना है कि अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ आया है, आपको इंसुलिन फौरन लगानी है, वरना बच्चा जान से चला जाएगा। ठीक है। दिस इज एन इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट, मतलब बहुत एक्यूट है। फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं, इनको सारी जिंदगी इंसुलिन पे रहना पड़ता है। जैसे रसूलुल्लाह साहब ने बताया, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, डायबिटिक टाइप 1, वो आगे जाके टाइप 2 में ज़रूर शामिल होगी, जो ये लोग आपको ज़्यादा अच्छा बता देंगे। तो टाइप 1 में वो सारी ज़िंदगी इंसुलिन का लेवल काम नहीं कर रहा होता। ओह सही। तो उसके मैनेजमेंट में इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। अब इंसुलिन के फैक्टर्स, अब कई दफ़ा बच्चे बहुत रिपीटेडली डीके के साथ एडमिट होते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ बार बार एडमिट हो रहे हैं। बार बार पूछना पड़ता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, या तो मीठा ज़्यादा खा रहा है, या इंसुलिन प्रॉपर नहीं लगा रहा, या इंसुलिन रखी सही नहीं जा रही, फ्रिज में नहीं रखी जा रही, या फिर प्रॉपर तरीके से इसको इन्फ्यूज नहीं की जा रही। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शुगर लेवल बार बार ऊपर चली जाती है। ठीक हो और गया, ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक हो गया, इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्त हुआ एक बहुत शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और अब डॉक्टर शमाना नाज आपसे बात करेंगे। अभी जिक्र किया गुफ्तगू में टाइप A, टाइप 2, ठीक है ना, मैं चाह रही हूँ थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो ये है कि हम डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दें लोगों को। मेनली मतलब एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये समझना। लोग पहले यही समझा करते थे कि टाइप 1, टाइप 2 दो ही टाइप है। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बताया, गेस्टेशनल जो है थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग जो है वो इसको समझते ही नहीं थे, लेकिन अब जो रिसर्च बेस्ड है, WHO भी ये 3 टाइप्स जो है, इसको भी थर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट। गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि वो डायबिटीज़ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरतों को होती है, तो ये 9 मंथ तक होती है, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अब जो रिसर्च ये कहती है कि वो फीमेल जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, अगले 5 साल तक उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना फॉलोअप रखें, नहीं तो ऐसा होता है कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें एक ब्रेक कर रही हूँ आपको। अभी आपने कहा कि प्रेग्नेंट जो खवातीन है उनको होती है, उससे प्रेगनेंसी के वक्त रहती है, उसकी वजह से उनके बेबीज़ को हो जाती है। अगर वो ठीक हो जाती हैं तो क्या बेबीज़ में चांसेस हैं? जी, वो डॉक्टर साहब ने अभी यही बात क्लियर की आपको। और इसमें फॉर लाइफ टाइम है या ये भी कोई? देखिए, ये कोई भी चीज़ जो है उसमें ये होता है कि चांस है। ये कहते हैं कि अगर आपको टाइप 3 डायबिटीज़ जैसे गेस्टेशनल की हम बात कर रहे हैं, उसमें उन फीमेल्स को चांस होता है 5 से 10 साल की उम्र तक बाद डिलीवरी के बाद जो है वो उनको हो सकती है डायबिटीज़। वो हाई रिस्क पे होते हैं। वो बच्चे भी जो कि इस दौरान, जिनको डिलीवरी के दौरान जो है इनको रही हो, प्रेगनेंसी के दौरान माँ को गेस्टेशनल शुगर, उनमें भी चांस होता है टाइप 1 डायबिटीज़ का, या टाइप 2 का भी हो सकता है। अब दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसे टाइप 1 जुवेनाइल या बच्चे जो टीनेजर में होती है, और तकरीबन 10 to 12% लोगों को, मतलब इसका रेशियो कम है, 10 to 12% लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि किसी भी एज में हो सकती है, आफ्टर 35, 40, और इसमें तकरीबन 90 to 92% लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं, यानी कि इसका रेशियो ज़्यादा है। अच्छा, दोनों का जो है वो कॉज आइडियोपैथिक है, यानी आपको स्टिल कोई कॉज नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके बाइस बनते हैं। जैसे टाइप 1 में तो जो कहा जाता है कि जैसे कोई, इसको ऑटो इम्यून भी कहा जाता है, कि आपके वो सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि आप शुगर लेते हैं, बेसिकली शुगर को, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें शुगर मिलती है। ये शुगर एनर्जी देती है हमारे तमाम सिस्टम्स को, और ये सिस्टम जब ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स में जाता है, उसको एक हार्मोन है जो हमारे पेंक्रियास या लबलबे से निकलता है, जिसको हम इंसुलिन
इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन हमारे एक हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो होता क्या है कि वो सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपके वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी जेनेटिक, कोई फैमिली का कोई ऐसा फैक्टर होता है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये अगर माँ लेती है तो उसकी वजह से भी बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। सेकेंड जो है उसका भी कॉज अननोन है, लेकिन मेनली फैमिली हिस्ट्री बहुत काउंट करती है। उसके अलावा अनहैप्पी ट्रायड जिसे कहा जाता है, जिसमें आपकी ओबिसिटी, मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो ये सारी चीज़ें अगर मिलके हों तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये इन तीनों की टाइप्स है और ये इनकी वजूहात है। तो इसमें फिर आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे कि इनकी साइंस सिम्टम्स क्या होती हैं, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं पता कि हमें टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब इसको बहुत आसान कर दिया गया है, सिंपल सा टेस्ट है कि आप इंसुलिन लेवल जो है वो अपना मालूम कर लें। इंसुलिन लेवल मालूम करने के लिए छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपको इंसुलिन लेवल जो है वो मालूम कर लिया जाता है। फास्टिंग जो है वो आपका ब्लड या सीरम टेस्ट किया जाता है, जिसमें इसका 2.5 से लेकर 25 यूनिट्स तक इसका एक रेशियो है। अगर आपका 2.5 से कम है तो इसका मतलब आपको टाइप 1 जो है वो डायबिटीज़ है, और 2.5 से अगर ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है। और लास्ट में एक चीज़ ये भी कहूँगी इनकी बात शुरू करने से पहले कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये सारे लोग जहन में रखें, टाइप 1 डायबिटीज़ आपके इंसुलिन कम होने की वजह से होती है, इसीलिए उसको इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता है, कि यानी आपको उसका कोई इलाज नहीं है, इंसुलिन आपने लेनी ही लेनी है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ आपका इंसुलिन लेवल हाई होता है, यानी आपके पेंक्रियास पे इतना प्रेशर आता है, आप जो फूड्स खाते हैं बार बार, तो एक वक्त ऐसा आता है पेंक्रियास जो है वो इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि जितना के ज़रूरत होती है। तो टाइप 2 में हमेशा जब लेवल है वो इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से, तो इस तरह जब हम इंसुलिन लेवल चेक करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है टाइप 2 है या टाइप 1 है। सही है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। एक तो मैं अक्सर सुनती हूँ जुमला, इसको तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अक्सर लोग कह रहे होते हैं हमारी जो डायबिटीज़ है या शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे है। ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या है? देखिए, बॉर्डर लाइन का मतलब होता है कि आपका जो इंसुलिन है, जब आप HbA1c करवाते हैं तो उसका मतलब होता है 5.7 या 5.7 से नीचे। अगर आप 5.5 तक भी रहते हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे अपने आप को, डॉक्टर आपको बता रहा होता है। लेकिन जैसे 5.7 को आप क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डायबिटीज़ हो सकते हैं। मेटाबॉलिक ये डायबिटीज़ कहलाता है, टाइप 2 डायबिटीज़। मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ ये आप मैनेजेबल है, टाइप 1 मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि उसमें आपका पेंक्रियास काम ही नहीं कर रहा, उसके सेल काम ही नहीं कर रहे, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। जब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो जाहिर है कि आपको इंसुलिन तो लेनी है। लेकिन आपके पास मैनेजेबल जो है टाइप 2 है, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना सेडेंटरी लाइफ, और ये भी मैनेजेबल है, खत्म नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, खत्म हो सकती है। अच्छा। बिल्कुल, इसलिए कि आपने अपने आप का लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल अगर ऐसा है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद कोलेस्ट्रॉल जो है, हम चिकना खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। याद रखिए कि आपका ट्राइग्लिसराइड जो है चिकना खाने से नहीं बढ़ता, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स खाने से बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स इंसुलिन की स्पाइक्स को बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से आपका एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो जो शुगर बन रही होती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। लेकिन आप बार बार जब खाना खाते हैं, लोग अक्सर आपने देखा दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं, और 3 दफ़ा का मतलब ये है कि स्नैक्स भी बीच में खाना शुरू कर देते, चाय भी ज़्यादा पीनी शुरू कर देते 2 खानों के बीच में, तो ये आपकी इंसुलिन की स्पाइक को बढ़ाता है। अगर आप 6 घंटे का वक्फा करते हैं तो 2-4 घंटे में आपका तो डाइजेस्ट हो जाएगा आपका खुराक, फिर उसके बाद 2 घंटे आपके मिलेंगे ताकि आपका जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था तो वो यूटिलाइज हो, जो एक्स्ट्रा जो आपके पास पड़ा हुआ था फैट, वो यूटिलाइज हो। ट्राइग्लिसराइड का मतलब ये है कि आपके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा फैट, तो वो अगर एक्स्ट्रा फैट होगी तो होगा क्या कि आपका एक्स्ट्रा फैट जो है आपकी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी लीवर में। तो लीवर जो है, जो उसके अपने हेल्दी सेल होते हैं उसको रिप्लेस करना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग हैं उनको डॉक्टर कहता है आपको फैटी लिवर हुआ है। तो फैटी लिवर जो है 70% पॉपुलेशन जो है उसमें फैटी लिवर का शिकार है। और याद रखिएगा, डायबिटीज़ जो पेशेंट है 70% इसमें भी रेशो है जो हार्ट डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस भी होते हैं, और इनको पता भी नहीं चलता कि इनको खुदा न खास्ता कोई इस तरह की डिजीज़ हो रही है और सडन उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अपने आप को दूर रखना है। खाने आपने देखा ना, आजकल हम लोग ढाबों पे बहुत बैठते हैं, हम लेट नाइट खाना खाते हैं। लेट नाइट खाना खाने से होता क्या है,
देखे ना, आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी आपके स्टमक ने, आपका जो सेरोटोनिन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मेलाटोनिन कम होना शुरू हो जाएगा, जो आपका रिलैक्सिंग हार्मोन है, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो नींद तो नहीं आएगी, जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो इंसुलिन के स्पाइक्स आना शुरू हो जाएंगे, तो जब इंसुलिन के स्पाइक्स आना शुरू होंगे तो जब बेतरतीब खाना खाएंगे तो होगा क्या, तो आपका मोटापा होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि फैटी लिवर का मतलब ये है कि अगर आप मोटे हैं तो फैटी लिवर है। ये याद रखिए कि दुबले लोग भी फैटी लिवर का शिकार हो सकते हैं। और देखिए, जो ट्राइग्लिसराइड है ये ऐसी फैट है जो आपके मसल्स में नज़र आती है, जो आपको मस्कुलर जो लोग होते हैं ना, तो उसमें आपको ट्राइग्लिसराइड या उन फैट उनके मसल्स में चली जाती है। लेकिन जो लोग दुबले होते हैं तो उनका पेट बढ़ जाता है, उनका गट बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपने बहुत एहतियात करनी है, ख़ासकर वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हैं, उनको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होगा। मज़ीद फिर हम आपको बता दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं। अभी हम न्यू बॉर्न बेबीज़ की बात कर रहे थे जो इस बीमारी के साथ बॉर्न हो गए, उनका एक तो मैंने अभी डॉक्टर साहिबा से भी पूछा था यही सवाल कि क्या वो ठीक हो सकते हैं, कितने चांसेस हैं कि वो बिल्कुल वापस एक हेल्दी बच्चा बन जाए, और उनका ट्रीटमेंट क्या रखना चाहिए, किस तरह से उन पर ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए, क्या ये पूरा इलाज तरीक़ाकार सब बताइए, और कितने चांसेस हैं ठीक हो जाएंगे। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ पैदा होते हैं उनके तो बच्चे मैंने नहीं देखे कि उसको टाइप 1 होती है। अच्छा, बहुत कम ही शो है। अगर उसमें जैसे मैडम ने बताया ऑटो इम्यून डिजीज को ना हो जाए और उसके पैनक्रियास को अटैक ना की हो, ओके, या मैंने कहा ना इंसुलिन जा जाके पैनक्रियास का साइज छोटा कर देता है। जब पैनक्रियास का साइज छोटा करता है तो ऑफ कोर्स वो ऑटोमेटिकली 72 आवर्स के बाद अपनी जगह पे आ जाता है। अगर इत्तेफाक से वो ना आए तो पैनक्रियाटाइटिस डेफिशिएंसी की वजह से इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएगा, तब वो टाइप 1 जाएगी। ओके, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ न्यूबॉर्न है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही वाली बात कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करती है, माँ को प्रॉब्लम ज़्यादा करती है हमारे लिए, क्योंकि नेक्स्ट बेबी में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो इन दोनों ने जो शुमारियात बताई है ना, मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि एक माँ को हो गई डायबिटीज़, अब ये सारे फैक्टर्स ये जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं सारे फैक्टर्स माँ के अंदर आ गए। ओहो, अब वो माँ है उनको जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी डायबिटीज़ की वजह से, वो ब्लड प्रेशर भी होगा, फैटी लिवर। ऑफ कोर्स फैटी लिवर की खास बात बताऊं कि हर आदमी को 25 और 35 साल के बीच में एसजीपीटी बहुत रिपीटेडली बार बार कराना चाहिए एवरी ईयर। कुछ पैरामीटर्स ऑफ टेस्ट है जो आपको 35 कराने चाहिए। एसजीपीटी है, सीबीसी है, जैसे अपना डायबिटीज़ का टेस्ट है, HbA1c है, इंसुलिन लेवल है। अच्छा, इंसुलिन लेवल की बड़ी खास बात है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक डिस्कशन में बैठा था तो इसकी खास बात है कि एक तो हमारे रेशो 25 तक तो है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि 25 के बाद आपका जो रेशो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है वो आपके पैरामीटर पड़ता है 13 पे। लोग आगे कहते हैं कि आपने 25 पे हमें मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर दी, अच्छा बच्चों की, लेकिन उसमें ये देखना है ओबेसिटी के साथ एथिकोसिस नाइग्रिगेंस तो नहीं है, यानी गर्दन पे लाइनिंग्स, ब्लैक कलर की लाइनिंग तो नहीं आ रही, वो बच्चा अपने BMI से ज्यादा तो नहीं हो गया, या ब्लैक कलर के स्पॉट्स गर्दन पे, हाथों पे, बगल में तो नहीं आ गए। तो ठीक है, यानी ये सिम्टम्स इस पर भी नजर रखनी जी बिल्कुल, एथिकोसिस नाइग्रिगेंस कहते हैं, उसमें ब्लैक लाइन आ जाती है। अच्छा। आपको उसी वक्त नोट करना है कि यार ये पीडियाट्रिक बच्चे भी हों। आजकल तो पीडियाट्रिक हर थोड़े से बड़े बच्चों में ओबेसिटी आती है और ये चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करेंगे। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। डॉक्टर इब्राहिम, जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू कीजिए। वहीं की बात बता रहा हूँ कि छोटे बच्चों को या बच्चों को यहाँ पे जब लाइनिंग शुरू हो जाए तो माओ को और पेरेंट्स को बिल्कुल कॉन्शियस होना चाहिए कि अगर इनकी फैट लाइन बढ़ रही है, और ये सर्टेन कोई एज है या बिल्कुल न्यूबॉर्न से लेकर 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब सडनली आजकल तो आपको पता है बच्चे वैसे ही ओबेस होते जा रहे हैं और इनके एलर्जी फैक्टर्स बढ़े जा रहे हैं। फैटी लिवर का तो जिक्र बाद में आता है, लेकिन फैटी लिवर अडल्ट में तो इन्होंने अडल्ट की बात की, मैं तो बच्चों की बता रहा हूँ, बच्चों की बढ़ना शुरू हो गया। हम फैटी लिवर पे अलग प्रोग्राम करेंगे, कह रहे सिर्फ डायबिटीज पे बात करनी है। लेकिन फैटी लिवर के साथ ही ये एसोसिएटेड है सारी चीजें, ठीक है। पैनक्रियास और लिवर एक साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ आपकी वो चीजें बढ़ेंगी वहाँ आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, ठीक है। ये सारे दोनों देखें करेक्टेड है, ठीक है। लिवर एंड पैनक्रियास गोज इक्वली, तो आपके काम वहीं आगे पीछे चल रहा होता है, तो ऑफ कोर्स उसको देखना बहुत जरूरी है।
फौरन कॉन्शियस रहे कि भाई ओबेसिटी हो रही है। एक तो मैंने आपको बताया कि एक बड़ा बच्चा हो रहा है, उसकी वेट लॉस हो रहा है और वो डायबिटीज की तरफ जा सकता अच्छा, है। बच्चों की क्या ग्रोथ पे भी फर्क पड़ जाता है अगर वो डायबिटिक है? मतलब क्या उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, कुछ ऐसा भी? नहीं, ग्रोथ मेंटली या फिजिकली दोनों? मेंटली तो सही होती है। ग्रोथ में क्या होता है, Physically? एक्टिविटी में बच्चा जब डायबिटीज की तरफ जा रहा होता है तो या डायबिटीज में इंसुलिन खत्म होता जा रहा होता है, लेकिन 8 साल 10 साल तक तो इंसुलिन रहता है उसके अंदर। ठीक है। अब वो टाइप 1 का जो जुवेनाइल डायबिटीज है, जब वो स्टार्ट हो रही होती है, जब इंसुलिन खत्म होता जाए तो बच्चे की एक्टिविटी गिरती जाती है, सडनली उसका वेट लॉस होता शुरू हो जाता है, उसकी यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, उसकी पॉलीफेजिया हो जाता है, मतलब खाना ज्यादा शुरू कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी अनऑब्वियस सी चीजें शुरू हो जाती है, एक्टिविटी गिरेगी, ठीक बच्चा थका थका रहेगा, क्योंकि शुगर जब बढ़ती है तो ऑफकोर्स आप थके थके रहते हैं। हाँ, टायर्ड फील करते, सही, ठीक है। अच्छा, लेकिन वैसे ऐसे कहा जाता है कि शुगर खिलाते हैं या क्रेविंग चॉकलेट्स खाते हैं, कुछ चाहते हैं तो बच्चा हाइपर हो जाता है, जैसे हम दूसरे बीमारियों में मना करते हैं। हाँ, हम बिल्कुल। शुगर में ये देखते हैं कि अगर शुगर अंदर हो गई है तो आपको इसको नोट करते रहना है। फिर ओबेसिटी की शुगर अलग है, उसमें जब इंसुलिन बढ़ता है वो आगे जाके टाइप 2 होने के चांसेस हैं, तो बॉर्डर पे आ जाती है। जब वो 5.7, 5.6, 5.8 पे चलना शुरू हो जाए और उसके साथ ही इंसुलिन लेवल 25-30 आ जाए, या तो 13 पे आपको रेशो पे मेटफॉर्मिन का सोचना जरूरी शुरू हो जाए कि आपको इसकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है और मेटफॉर्मिन पे डालना है उसको। ठीक है डॉक्टर शबाना, अभी हमने बॉर्डर लाइन का डॉक्टर नसरुल्लाह से भी पूछा था, मैं आपसे पूछ रही हूँ अब ये कि एक तो एहतियात आप बता रहे हैं हर किसी इंसान को ना, कि वो एहतियात करे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, खाने पीने में ये चेंजेस लाए ताकि उस पर अटैक ही ना हो, ठीक है। लेकिन अगर जो बॉर्डर लाइन पे, क्या उसके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्या होता है? देखें, अभी आपने एक सवाल ये किया कि हम लीवर पे, फैटी लीवर पे बाद में बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल रिलेटेड उसे जवाब दिया कि हमारी बॉडी कनेक्टेड है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर हमें खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ता है, और कॉर्टिसोल जो है ना सिर्फ डिप्रेशन, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है बल्कि ये हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो एक चीज़ हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जहाँ तक प्री डायबिटिक का आपने पूछा, जो प्री डायबिटिक है, अगर वो आप बॉर्डर लाइन पे आ गए तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसको डाइट से, आप एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। अब हमारा यहाँ मसला एक ये भी है कि टाइप 1 वाले भी या टाइप 2 वाले भी, अगर डॉक्टर उनको कह रहे हैं कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है प्री डायबिटिक से, तो इंसुलिन अगर प्रिस्क्राइब किया जाता है तो लोग बहुत डरते हैं कि इंसुलिन जो है शायद हम इसके आदी हो जाएंगे, या ये एक बहुत खतरनाक चीज है। ये तो हम सारी जिंदगी करेंगे क्या? बिल्कुल, इंटरनेशनली आप देखें इंसुलिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू, अच्छा कुछ लोग अपनी मर्जी से, जब शुगर लेवल उनका नॉर्मल होता है, अपनी मर्जी से इंसुलिन का डोज आगे पीछे कर देते हैं, तो ये चीज इंतहाई खतरनाक है। सब लोगों को ये बताना चाहेंगे कि देखें, इंसुलिन जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ये रिकमेंड करता है, उसके डोजेज आपके इंसुलिन लेवल के हिसाब से होते हैं। इसमें भी इंसुलिन की एक टाइप नहीं है, उसमें फौरन रैपिड एक्टिंग है जो कि फौरन 15 मिनट के बाद उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है और 1 से 2 घंटे रहता है। फिर शॉर्ट एक्टिंग है, 30 मिनट्स के बाद उसका इफेक्ट शुरू होता है, फिर वो 4 से 6 घंटे रहता है। इसी तरह इंटरमीडिएट है, वो 1 से 2 घंटे के बाद शुरू होता है, उस इंसुलिन का 12 घंटे तक रहता है। इसी तरह जो लॉन्ग एक्टिंग है वो तकरीबन 24 आवर्स तक रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो लेवल है डायबिटीज का कितना कंट्रोल हो रहा है, उस हिसाब से आपका डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे, आपने अपनी मर्जी से इंसुलिन को चेंज नहीं करना। इवन के टैबलेट्स और मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह, वो भी आप जब तक आपका डॉक्टर ना कहे। एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम डायबिटीज़ किस तरह मालूम हो कि आपको शुगर होना शुरू हो गई या क्या, उसमें कुछ ऐसी साइंस सिम्टम्स हैं जो उसको वार्निंग साइंस कहते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि आप खाना खा रहे हैं, आपको भूख लग रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लेथार्जिक, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, ठीक है, प्यास आपको बार बार लग रही है, भूख आपको बार बार लग रही है, स्किन ड्राई हो रही है, इची स्क्रीन हो, जैसे आप खुजा रहे हैं, खुजली हो रही है, उसके साथ साथ PID है, उसके इन्फेक्शंस बहुत डिफरेंट टाइप के होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आंखों के ऊपर इफेक्ट है, ब्लड विजन आपको डबल नज़र आता है, ये नोजिया है, वोमिटिंग है, सर में दर्द है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फौरी तौर पे आपको नज़र आ रही हैं, तो आपने अपना और अगर फैमिली हिस्ट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फैमिली हिस्ट्री है, तो फौरी तौर पे आपने अपना डायबिटीज़ का। ठीक है डॉक्टर नसरुल्लाह, हम जिन लोगों को डायबिटिक होते हैं या जिनको हो जाती है बीमारी, उनको तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ये छोड़ दो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, लेकिन अभी बॉर्डर लाइन वालों को भी इस तरह से बता दी जाती है। हमारे यहाँ एक चीज़ होती है रोटी चावल, उसमें भी ठीक ठाक शुगर है,
वो जो पेशेंट्स हैं वो भी खा रहे होते हैं, जो पेशेंट्स नहीं है, जो बॉर्डर लाइन पे है, वो भी खा रहे होते हैं और उसको शुगर में कंसिडर नहीं करते। आप किस तरह से लेते हैं इसको? कितना ज़्यादा रोटी में, चावल में तो बहुत ज़्यादा शुगर होती है। मैंने आपको अभी आपसे इससे पहले बताया कि ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने के इसी का सबसे बड़ा रोल होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपके चावल, रोटी, डबल रोटी, ये आपके जो बेकरी आइटम है इसी में होते हैं। इसको काउंट ही नहीं करते लोग, कहते हैं खाना क्या खाएं फिर। बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा शुगर को बढ़ाता है। देखिए इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब 2 वक्त का खाना खाते हैं, 18 घंटे की जो आप उसमें वक्फा देते हैं, ये बेहतरीन इलाज है टाइप 2 के लिए। और अगर आप यही करना चाहते हैं तो फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप रोज़ा क्यों नहीं रखते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है पीर और जुमेरात का रोज़ा रख लीजिए। रोज़ा रखने से आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई आपको यानी परहेज़ करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा इस्लाम तो ज़ाहिर है कि इस ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा होता है हमें जिस पे हम चलेंगे तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से दूर और हम लोग लाइफस्टाइल अच्छा अपनाने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि अभी बात हो रही थी, बहुत सारे साइन सिम्टम की बात हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइन सिम्टम नज़र आता है लेथार्जी के साथ साथ आपको टिगलिंग सी फील होती है, आपको पैरों में नमनस फील होती है। जब नमनस फील होती है तो इसका मतलब है डायबिटिक में, टाइप 2 में भी, टाइप 1 में भी डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी का मतलब यह है कि आपको प्रॉपर जो उसकी सिग्नल्स हैं वो नहीं नर्व्स तक आ रहे। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैग्नीशियम कम हो गया। देखिए मैग्नीशियम कंट्रोल कर रहा था, जितने भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट मिलेंगे उसमें मैग्नीशियम कम होता है। मैग्नीशियम जो है आपको जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है उनको कम करता है, मेलेटोनिन को बढ़ाता है, सेरोटोनिन को इंक्रीज करता है, मतलब आपको रिलैक्सिंग हार्मोन को बढ़ाता है। तो जिसको नहीं है उसको भी लेना चाहिए ना। बिल्कुल, और ये याद रखिएगा ये टेस्ट में नहीं आता, ये याद रखिएगा क्योंकि 1% ये ब्लड के अंदर होता है। आपको अगर टेस्ट में लेने की डॉक्टर देखते हैं तो, लेकिन इसके साइन सिम्टम्स से हमें पता चल जाता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू डॉक्टर्स इसको मालूम कर लेते हैं। लेकिन आप लेथार्जिक हैं, आप लो एनर्जी हैं, आप फोकस्ड नहीं हैं, आपको कंफ्यूजन आपकी पर्सनैलिटी है, तो ये सारे साइन सिम्टम मैग्नीशियम की कमी का बायस है। देखिए मैग्नीशियम हमारे 24 जो है एसेंशियल मिनरल जो है उसमें इनका शुमार होता है। जब हम एसेंशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब बहुत ज़रूरी है वो। ये 300 से ज़्यादा हमारे जो परफॉर्म करता है हमारे यानी हार्मोन्स को, और ये मैग्नीशियम का रोल है। तो मैं एक बात बीच में कहूंगी, नींद बहुत अच्छी आती है। मैंने तो जितनी दवा भी मैग्नीशियम शुरू की है, आपकी रात की नींद बड़ी अच्छी हो जाती है। पता नहीं अब इसका क्या ताल्लुक है, बट आई डोंट नो। मुझे किसी ने कहा आपको मैग्नीशियम जो है ना एक्चुअली ये स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है। हाँ, जब स्ट्रेस हार्मोन को कम कर रहे हो मेलेटोनिन को बढ़ा देगा, तो मेलेटोनिन और आपका जो रिलैक्सिंग हार्मोन है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपको नींद आती है। तो आपका जो डायबिटीज पेशेंट है उसमें आपका मैग्नीशियम कम हो जाता है। जब मैग्नीशियम कम होगा तो आप देखिए जब डायबिटोलॉजिस्ट है ना वो आपको मैग्नीशियम तो स्टार्ट करता ही करता है। इसके अलावा जिनको नींद नहीं आती, लो एनर्जी है, थोड़ा सा उनके थक जाते हैं, थकावट होती है, ये आपको ओबीज पेशेंट में ज़्यादातर मिलेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मैग्नीशियम बहुत सारी फॉर्म में आता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, साइट्रेट है, मैग्नीशियम मैलेट है, बहुत सारे आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकल मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। और मैग्नीशियम देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये रिलैक्स करता है आपके मसल्स को। ये सिर्फ आपकी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स नहीं करता, आपके सॉफ्ट मसल्स को भी रिलैक्स करता है। इसका मतलब ये है कि हार्ट मसल्स को भी रिलैक्स कर रहा होगा। इसका मतलब हमारी आंतों के मसल्स को भी रिलैक्स कर रहा है। हार्ट के मसल को अगर ये रिलैक्स कर रहा है तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर भी आपका इससे कंट्रोल हो रहा होगा, आपकी पल्स भी इससे कंट्रोल हो रही होगी। इसका मतलब है कि आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इससे कवर हो रही होगी, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपकी आंतों की मूवमेंट है। इसका मतलब अगर वो कंट्रोल हो रही तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन है तो उनको भी मैग्नीशियम देने से, मैग्नीशियम ऑक्साइड देने से बिल्कुल एक दूसरे से एक चीजें जुड़ी हुई हैं। तो डायबिटीज पेशेंट में ये सारी चीजें कम होती हैं। तो जब हम रात को बैठ के खाने खाएंगे, ढाबों पे बैठ के खाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा ये जो है ना वही नूडल्स के नहीं जैसे आप पीछे पड़ गए थे, ये ऐसे जो है ना रात के ढाबे के खाने के पीछे पड़ गए डॉक्टर साहब। ये हमारे बाहर के चटखारे खत्म कराने आते हैं सारे डॉक्टर्स। प्रॉब्लम इज टू अवॉइड सुन्नत। आप देखिए अगर वेस्टर्न में आप तो यूके रह के आए, क्या करे इंसान अपनी तफरीह के लिए? पाकिस्तान में कुछ है नहीं, कराची में खाना ही खाते हैं बस। जी बिल्कुल, 6 इज द डिनर टाइम, ब्रेकफास्ट इज एट 6 जी। तो 6 बजे वो सुबह नाश्ता करते हैं, 6 बजे वो डिनर करते हैं, इसके बाद वो कुछ नहीं खाते हैं। सही। तो यही है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। बाकी लोगों के पास, हम कराची में कुछ है नहीं, फारिग है ना। क्या करे कराची में तफरीह के लिए, क्या करे, कैसे फ्रेश करे, खाना ही खा के करे। बेसिकली अगर आप किसी को समझाए ना यहाँ पे
यार उन लोग तो फारिग है ना, वो फारिग नहीं है, हमसे ज्यादा काम करते हैं, उन्हें नहीं काम मैंने तो करना ये कहा है। ही नहीं है, मैं तो कुछ और कह रही नहीं, हूँ वैसे- मैं कह रही हूँ कराची वालों के पास तफरी कोई है नहीं। अच्छा एक ही तफरी है कि बाहर जाके अच्छा सा खाना खा ले। हमेशा ओबेसिटी के रिलेटेड विटामिन डी होता है, जी जी, अच्छा, वो भी बड़ा इसी तरह मैं आ रहा खतरनाक था, चीज बिल्कुल। है जो आजकल ड्रास्टिकली तरीके से कम हुआ है। इसके साथ मैग्नीशियम का रोल पूरा बनता है। जी जी, मैं आपको इसी तरफ आ रहा था। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया। तो बात यह है कि देखिए हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो डेफिशिएंट है विटामिन डी की। जी, ठीक है, क्योंकि हमें डेली जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी के, याद रखिएगा 600 से लेके 800 तक है। हम रोज अगर खाना बहुत अच्छा खा लें, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा भी अगर खा ले, डेयरी प्रोडक्ट्स ले ले, अंडा ले ले, दूध दही मक्खन वगैरह ले ले, तो आप 200-250 से ज्यादा क्रॉस ही नहीं करते। मतलब 200-250 इंटरनेशनल यूनिट आप क्रॉस नहीं करते। तो आपको चाहिए कितना, 600। ये सबसे ज्यादा मिलता है धूप में आपको। आप धूप में आप देखें, घर में आप एसी, घर से आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी से ऑफिस में गए, तो आपको धूप कहाँ मिली। नहीं मिली। दूसरी बात यह है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये है कि अगर आप मार्केट जाते हैं, आप गाड़ियों में जाते हैं, वॉकिंग आपकी जो है ही नहीं, वॉक करने की हैबिट थी वो छूट गई। देखिए आपका मजदूर, आपको याद होगा कि कोरोना के दिनों में आपका मजदूर जो है वो ज्यादा एक्टिव था, उसको अफेक्ट नहीं किया था कोरोना ने। उसकी क्या वजह थी? उसका विटामिन डी बूस्ट किया हुआ था। विटामिन डी उसका अच्छा होता है क्योंकि वो बाहर निकलते काम करते, तो इसलिए विटामिन डी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपके कैल्शियम को, और विटामिन ए, डॉक्टर साहब इस वक्त बैठे हुए, तो पीडियाट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अक्सर कहते हैं कि विटामिन ए के जो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आप एग्री करेंगे इस बात को, वो आपको पता है कि अगर खुदा ना खासा अगर बचपन में अगर ड्रॉप ना पिलाए जाए, तो अगर उनको मीजल्स हो जाए बच्चों को, तो ये मैंने इत्तेफाक से ऐसे जिक्र आ गया, तो डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो से मैं ये बात कर लूँ। अगर विटामिन ए के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं पोलियो ड्रॉप्स के साथ साथ, और अगर विटामिन ए की कमी हो और मीजल्स हो जाए, तो खुदा ना खासा आई साइट जा सकती है। ये बाकायदा रिसर्च बेस बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। आप तीनों का तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी इंफॉर्मेटिव आज जो सेशन रहा था। आई होप कि लोगों को समझ आए और लोग उस पर साथ साथ अमल भी करें। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए।